हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर काइनेटिक थ्योरी शुरू कर दिया था और स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, गैसेस के मतलब मैटर कैसे कंपोज हुआ रहता है सब एटॉमिक लेवल पे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में देखा। बिहेवियर ऑफ गैसेस देखा कि क्या होता है उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, क्या बताता है वो कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। और हमने क्या देखा, एकदम रिसेंटली बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में देखा और उससे रिलेटेड हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स बनाए। अब ये जो चैप्टर रहेगा, ये जो लेक्चर रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम करेंगे वर्क डन। जब वर्क डन निकालेंगे हम, जब किसी भी गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ये कैसा होगा, ये अलग प्रोसेस होगा, थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस में जैसे हमने पढ़ा था वैसे टाइप का ही होगा, बट ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होगा। यहां पे हम गामा के बदले एन यूज करेंगे, तो एक उसका डेरिवेशन देखेंगे हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा, जो मेन टॉपिक है हमारा काइनेटिक थ्योरी के बारे में, कि क्या होती है काइनेटिक थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर के बारे में, उसमें कि कैसे हम एक आइडियल गैस का प्रेशर निकालते हैं, किसके टर्म्स में, मतलब मास के टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, इसके टर्म्स में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम टेम्परेचर के टर्म्स में। तो ये जो दो मेन चीजें, ये क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। बट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपना एक डेरिवेशन देखेंगे वर्क डन का। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, काइनेटिक थ्योरी का। इसके पहले हमने 4 चैप्टर 11 की सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं, तो जो भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वर्क डन ऑन ए कंप्रेसिंग ए गैस। मतलब एक कभी एक्सप्रेशन निकाल लिया हम कंप्रेशन का, तो एक्सपांशन का भी हमें एक्सप्रेशन आसानी से मिल जाएगा, सेम वैसा ही डिराइव करके। ये चीज पूछता है। और ये टॉपिक पढ़ने का फायदा ये है कि जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ चीजें हमने क्या करी थी, लीव कर दी थी, जैसे टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन। एक दो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन हमें यूज हुआ था, तो वो चीज हमने ऑलरेडी प्रीवियसली देख ली थी। टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वहां पे एक प्रकार का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पहले हमने नहीं देखा था, बट आज जो हम डेरिवेशन करेंगे एक प्रकार का क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का डेरिवेशन रहेगा, जो क्या होता है यहां पे आता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग ए गैस। ओके, शुरू करते हैं। पूरी लॉस को लेके हम क्या करेंगे, इसमें वो करेंगे। तो टॉपिक होगा हमारा वर्क डन on compressing a gas। ये वाला जो टॉपिक रहेगा, ये हम क्या पढ़ेंगे, एक प्रकार से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो चीजें आप लोग को वो स्पेसिफाई नहीं करता, बट हम पढ़ रहे हैं उसी प्रोसेस के बारे में। एक प्रकार से एडियाबैटिक टाइप का ही रहता है, मगर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है। यहां पे क्या होगा, ये एक प्रकार का रियल प्रोसेस रहेगा। मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या है, एक प्रकार का रियल, मतलब रियल वर्जन है। ठीक है, तो देखते हैं, द एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस। जब भी हम एक किसी गैस का कंप्रेशन और एक्सपांशन करते हैं तो वो क्या करता है, फॉलोज द रिलेशन। कौन सा रिलेशन फॉलो करता है वो, पी वी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला रिलेशन फॉलो करता है। हमने प्रीवियसली क्या देखा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में ऐसा ही हमने रिलेशन देखा है, बट वहां पे क्या था, एन के बदले क्या था, वहां पे गामा था। गामा क्या होता था वहां पे, प्रीवियस चैप्टर हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा है, एडियाबैटिक एक्सपांस मतलब एडियाबैटिक इंडेक्स होता था, या उसको हम क्या बोलते थे, वो रेशियो होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो रेशियो था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो वो किसके लिए होता था, ऐसे प्रोसेस जो बहुत फास्ट होते हैं, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिलता, वो एडियाबैटिक के लिए था। ये क्या होगा, रियल के लिए प्रोसेस होगा, क्योंकि ये चीज हमने वहां नहीं देखी, तो ये टॉपिक यहां पे जरूर आएगा। तो ये क्या होगा, रियल लाइफ में जितने भी प्रोसेस होंगे वो ऐसे होंगे, एक प्रकार के क्या है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। आपके लेवल में इसका नाम मेंशन नहीं करता, बट जनरली क्या है, ये वही प्रोसेस है। ठीक है, तो अब क्या होती है, आइडियल गैस एक और रिलेशनशिप फॉलो करती है। आइडियल गैस also follows
कंबाइंड गैस लॉ। एक और कौन सी लॉ फॉलो करती है? कंबाइंड गैस लॉ। ये क्या होती है? एक प्रकार से नॉर्मली जो एक्सप्रेशन रहता है उसी के बारे में बोलते हैं। क्या होता है नॉर्मल हम एक्सप्रेशन हमारा? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यही है हमारा आइडियल गैस का नॉर्मल एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये क्या है? नॉर्मल हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। म्यू क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। इसको आप एम के टर्म्स में भी लिख सकते थे, कोई टेंशन नहीं। अब क्या है यहाँ पे वेरी क्या क्या करेगा? प्रेशर वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा, टेम्परेचर वेरी करेगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। बॉयल्स, चार्ल्स, गेल, उचेस किसी का भी नहीं है। एक प्रकार से कंबाइंड गैस लॉ है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? पी और वी के नीचे हम टी को ले लेते हैं, क्योंकि वही तीन चीजें क्या है? वेरी कर सकती है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम उसके नीचे ले लिए। तो इधर पे क्या टर्म बची हमारी? सिर्फ म्यू और आर बचा। तो ये दोनों एक प्रकार के क्या है? मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसी के ऊपर भी हम एनालिसिस कर रहे होंगे गैस का, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, एक प्रकार से उसकी क्वांटिटी है। तो इसको हम ऐसा क्या बोल सकते हैं? म्यू आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या होगा? ये दोनों रिलेशनशिप क्या रहेगा हमारे लिए? एकदम मेन रहेगा। शुरुआत हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों रिलेशनशिप से करेंगे। म्यू आर, या आप ये म्यू आर को नेग्लेक्ट करके, दोनों कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा जिस गैस के लिए वर्क करते रहेंगे। तो टोटल आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट यहां पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा रिलेशन। एक बार और इसको लिख लेते हैं। पी वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब क्या करेंगे हम? ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? पी वी की पावर एन डिवाइड बाय, ये चीज आप बुक में देखेंगे तो वो बहुत सारी इक्वेशन लेके दिया है, 1 से 2 को कर रहे हैं, 3 से 2 को कर रहे हैं, बट इक्वेशन आप जब ही लिखिए जब क्या हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। नॉर्मली जब आपको समझ में आ रहा है क्या करना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पी वी की पावर एन से हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हम उसका राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं? एक साथ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पी वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इधर तरफ दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से डिवाइड होंगे, जो भी होंगे वो एक प्रकार का कांस्टेंट ही बनेगा। तो पी वी की पावर एन डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा? पी वी बाई टी। ओके, अब ये डिवाइड साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? पी वी की पावर एन मल्टीप्लाई बाई ये उल्टा हो जाएगा, टी बाई पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरफ तो पूरा वैसे ही टर्म रहेगा। ओके, यहां से क्या मिलेगा हमें? दो, एक तो स्टार्टिंग में हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा, और लास्ट जो थर्ड स्टेप होगा वहां पे हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करते हैं? यहां से हमें दिख रहा है डायरेक्टली कि जो P और P है ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचा? नीचे में V। ये V को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? V की पावर -1 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं? उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हमारा एक्सप्रेशन बनेगा? वी एन थाई। ठीक है, अब देख सकते हैं वी एन थाई, यहां पे ये V को हम ऊपर ले जाते हैं नीचे वाले को, तो उसकी क्या हो जाएगी? पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इनटू के लिए डॉट लगा देते हैं, V की पावर -1, और क्या है साथ में उन लोग के T तो है ही। ठीक है, तो एक और डॉट इनटू हो रहे हैं, ये T इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या है? V की दोनों नीचे सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, और माइनस साइन है तो वो हो जाएगा। तो यहां पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? V की पावर n-1 T इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है? एक रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में निकालने के लिए। ठीक है, इसको जनरली उल्टा भी लिख देते हैं, T पहले लिख देते हैं, V n पावर -1 क्या लिख देते हैं? बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमें एक रिलेशन मिला इंपॉर्टेंट वाला, कि जब भी आपको नॉर्मल प्रोसेस हो रहा होगा या बोला नहीं कि वो एडियाबैटिक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? ऐसा प्रोसेस करेंगे। मतलब जब रियल लाइफ में गैस कंप्रेस हो रही है तब ये वाला प्रोसेस लगेगा। ठीक है, सेम ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस में भी होता था। वहां पे क्या होता था? बस एन के बदले क्या होता था? गामा होता था। ये एन के बदले वहां पे क्या रहता था? गामा रहता था। ठीक है, तो एक हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया जो आपको क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा? ये यूज होगा। सेम एडियाबैटिक प्रोसेस का बोला तो यहां पे आप क्या कर देंगे? गामा रख देंगे। ओके, अब फिर से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं वही वाला। कौन सा वाला? जो हमने पहला वाला देखा था। नाउ इनिशियली हमने क्या लिखा था? रिलेशन पी वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट।
यही आया था हमारा कंबाइंड गैस लॉ से, विजिबल है? ओके, पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही वाला आया था हमारा। तो यहां से क्या करते हैं, वी को यहीं रहने देते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। टी ऊपर चले जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, CONST, कॉन्स्टेंट, टी ऊपर चले गया, टी बाई वी, ये एक रिलेशन बनेगा, ये वी का, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, अब हम पुट करेंगे, ठीक है, पुट करते हैं। अब इक्वेशन इसको हम क्या करेंगे, वन में पुट करेंगे। तो वन ले लेते, अपनी कौन सी वन ले लेंगे हम, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको अब वन ले लेते। अब जरूरत पड़ी हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन ले सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम ले लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन, जो पीवी वाली कांस्टेंट। जब जरूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस तरफ लिखते हैं, इधर लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमारी आई है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन वन, फिर वी गेट ऐसा लिखते हैं अपन, ठीक है। तो इसको वन में पुट कर देते। वन क्या है, पी वी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वी के जगह में ही वैल्यू आएगी। ओके, तो v के जगह में क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। अब क्या था वो, पी वी की पावर n, तो p v की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट t बाई वी, ठीक है। यदि उसको हम यहां पे पुट भी करेंगे, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है यहां पे आएगी भी, तो उस कांस्टेंट को इसके नीचे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट अपना वो हो जाएंगे। तो यहां पे कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यहां पे पुट करेंगे इस कांस्टेंट को, यहां पे जब हम उस कांस्टेंट को पुट करेंगे तो उसको इसी कांस्टेंट के नीचे दे देते, तो कुल मिला के वो सब भी क्या बनेंगे, कांस्टेंट बनेंगे। तो इसलिए यहां से कांस्टेंट हम लिखना छोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, टी बाई वी, यही आया। और क्या था, यहां पे पी आया होगा, यहां से इसमें क्या होगा, ये वी नहीं होगा, ये क्या होगा, पी होगा। ओके, क्योंकि यहां से क्या हुआ है, पी नीचे आया है, ठीक है, ये पी हो गया। तो यहां पे भी क्या आएगा हमारा, पी आएगा, ये हो गया P, और इसकी पावर क्या है, N इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला कांस्टेंट क्यों नहीं है आपको समझ में आया, यहां रहता भी तो उसको इसके नीचे दे देते, भले उसकी पावर N है तो वो उसके नीचे भी जाता, तो कुल मिला के सब कांस्टेंट ही बनते। ओके, तो ये वाली क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है यहां पे करना, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी पावर पूरी क्या दे देते हैं, हम अंदर दे देते हैं। ओके, ये पावर हम क्या दे देते हैं, अंदर में दे देते हैं, दोनों को ये n पावर दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, p t की पावर n डिवाइड बाय, नीचे भी क्या है p, तो उसकी भी पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम, 1/n से दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी से भी कर सकते हैं हम, कोई टेंशन नहीं। तो देखते हैं, p t की पावर n है ही, डिवाइड बाय p, और इसकी पावर भी n है, और पूरे को हम क्या करते हैं, 1/n से 1/n इसकी पावर दे देते पूरी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं, इधर जो करना है करो, यहां पे भी पावर उसकी 1/n आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक प्रकार का कांस्टेंट ही बनेगा, क्योंकि 1n भी क्या रहता है, एक उसकी वैल्यू ही रहती है। ओके, अब जब ये पावर अंदर में देंगे तो यहां पे भी क्या है, n है, ठीक है, n है, तो ये 1n ये दोनों का n कैंसल आउट हो जाएगा, इसका भी n कैंसल आउट हो जाएगा, बस p के पास पावर आएगी 1/n। तो क्या हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, p की पावर 1/n इंटू t का n कट गया, डिवाइड बाय p इक्वल टू कांस्टेंट, यही बचेगा। ओके, अब ये p को क्या करते हैं, नीचे वाले p के पास दे देते हैं, ठीक है। तो t डिवाइड बाय, जब ये p को नीचे लेके जाएंगे हम, तो उसकी पावर क्या है, 1/n, तो नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/n, तो क्या हो जाएगा, p इंटू p की पावर -1/n इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब क्या हुआ यहां पे, इसके पास कुछ नहीं, मतलब इसकी पावर क्या है 1, और इसकी पावर क्या है -1/n। तो अब क्या करते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि 1 - 1/n की वैल्यू क्या होगी। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब दोनों की पावर को हम पहले इवेल्युएट कर ले रहे हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 - n। तो इवेल्युएट करते हैं दोनों की पावर को,
1/1 है और 1 माइनस एन। इसको करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो n-1 यही आएगा। मतलब ये क्या होगी, p की पावर हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, क्या था हमारा एक्सप्रेशन, p की पावर क्या हो जाएगी, n-1/n आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, और वो कहां पे रहेगा, नीचे में रहेगा। तो t नीचे में p की पावर क्या आएगी, n-1/n, यही होगी उसकी पावर, और इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, उल्टा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक और हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ये इतना ही प्रूफ करना था इसको, बिल्कुल, n-1n। तो ये क्या बन गया हमारा, एक और रिलेशन बन गया, जो क्या रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब ये क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप। यदि P को ऊपर लेके जाना है तो कोई टेंशन नहीं, इसको फिर उल्टा कर देना। तो ये भी क्या हो गया, एक टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमें रिलेशनशिप मिल गया। एक और, जैसे हमें इसके पहले किस में मिला था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन मिला था, सेम। तो यदि आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी जानना है तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं, बस n के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे गामा हो जाएगा। ओके, अब जब हमने दोनों का रिलेशन निकाल लिया है तो अब हम देखते हैं वर्क डन। हमारा वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये रिलेशनशिप जानना जरूरी है। अब वर्क डन तो आसानी से निकल जाएगा। तो वर्क डन on a gas which is compressing। अब ऐसे ही तो नहीं बोल सकते कंप्रेसिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेना पड़ेगा उसका। तो जो हम वर्क डन कर रहे हैं गैस में और वो कंप्रेसिंग हो रही है, मतलब कंप्रेस हो रही है कहां से, फ्रॉम स्टेट 1 से 1 to 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इक्वल टू, माइनस साइन लेंगे हम, क्यों माइनस साइन लेंगे, क्योंकि कंप्रेशन वर्क है। इंटीग्रेशन कहां से जा रही है, फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रही है, और क्या होता है नॉर्मल एक्सप्रेशन, P dV। ये हो जाएगा हमारे वर्क डन का एक्सप्रेशन। ओके, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन 1 यूज करते हैं, और 1 से ही हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू डालेंगे। ठीक है, उसी को यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन सी थी अपनी, देख लेते हैं, ओरिजिनल वाली, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, यहां से हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे 1 से। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, देखते हैं, पी वी की पावर एन, ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इसको हम बोलते हैं, जो क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का अब क्या ले लेते हैं, सिर्फ सी ले लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से हमें इस P की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, C और नीचे V की पावर n, इसके नीचे दे देंगे हम। तो ये आ जाएगी हमारी P की वैल्यू। इस P की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो W वर्क डन इक्वल टू, माइनस साइन तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट तक हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। P की वैल्यू पुट करते हैं, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट बाई V की पावर n, और यहां पे क्या आ जाएगा, dV, यही आएगा। ठीक है, कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस C बाहर है, इंटीग्रेशन 1 से 2, लिमिट इसकी, और ये V की जो V की पावर n है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस n हो जाएगा, और dV, ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ओके, लिमिट्स आपको दिख रही है, 1 से लेके 2। ठीक है, बहुत छोटा हो गया तो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 1 से लेके 2। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगी, n-1 है, मतलब माइनस n है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +1, और यही क्या आ जाएगा, उसके नीचे में आ जाएगा, और बाकी सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस C, बाहर में ही है, और अब जब हम इंटीग्रेट कर दिए तो क्या कर देंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, V की पावर माइनस n प्लस 1, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस n प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के बाहर लिमिट लिखेंगे, 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा ही आएगा। ओके, विजिबल है। ओके, ऊपर वाला 1 क्या है, इसकी लिमिट,
ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि माइनस साइन अंदर आ जाए। ओके, तो अरेंज करके लिख लेते हैं हम सीधा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो है ही क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट में V की पावर माइनस n प्लस 1 था तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस n। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको भी वैसे लिख देते हैं 1 माइनस n। और अभी इनकी लिमिट्स हम पुट नहीं किए, 1 से लेके 2 तक, यही है। ठीक करके लिख लिया हमने, 1 पहले लिख दिया और n वहां पे लिख दिया ताकि वो अच्छे से अरेंज हो जाए। ओके, ये चीज हो गई। अब क्या करते हैं, यहां पे जो ये c है, ये c की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, और c को हम क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे। कैसे c की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, pv की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है c, तो c का मतलब क्या होगा, इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी, pv की पावर n होगी। तो वही c की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वो c की वैल्यू को पुट कर देते और उसको अंदर ले लेते, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस साइन तो बाहर है ही, ऑल राइट, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में C की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, वो PV की पावर n, और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या है, V की पावर 1 माइनस n डिवाइड बाय 1 माइनस n, और पूरे की लिमिट क्या है बाहर, 1 से लेके 2 तक, स्टेट 1 से 2 जा रही है, तो अभी हमने क्या करी है, लिमिट पुट नहीं करी। ओके, सब मल्टीप्लाई में कोई टेंशन नहीं, ये क्या है, v की पावर n और 1 माइनस n है, इन लोग दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस n, तो ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे v बचेगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p तो यहां पे है ही, ठीक है, और ये v, ये दोनों, ये तीनों की पावर देखिए इसकी, n प्लस 1 माइनस n, तो ये n और ये n कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ v बचेगा अब यहां पे, डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, 1 माइनस n तो बचे ही रहेगा, और सिर्फ pv बचा। कहां से जा रहा है, स्टेट 1 से लेके 2 तक। ओके, विजिबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 1, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, W इक्वल टू माइनस अपर लिमिट 2, तो P2 V2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, P1 V1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस n, 1 माइनस n, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। n क्या बताएगा हमें, क्वेश्चन में दिए रहेगा, जब भी ऐसा प्रोसेस देता है तो वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा। माइनस आ रहा है, सही बात है भाई, एक्सपांशन वर्क है तो माइनस, तो मतलब कंप्रेशन वर्क है तो माइनस आएगा ही आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया कि कैसे हम वर्क डन निकालेंगे। ओके, अब इस रिलेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होगी, यहां पे हम m यूज कर लेते हैं, mr T1, म्यू m कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू mr T2, यही है। तो ये P1 V1 के बदले हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही क्योंकि कंप्रेशन वर्क है वो, और MRT पुट कर देते, ठीक है। एक स्टेप पुट करना है, सीधा कॉमन ले, ठीक है, सीधा कॉमन ही ले लेते इसको, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों में MR आएगा ही आएगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, T चेंज होगा। तो यहां से लेते हैं हम M और R को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले क्या है 2 वाली टर्म है तो T2 आएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय 1 माइनस n। तो ये भी एक एक्सप्रेशन क्या रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, वर्क डन के एक्सप्रेशन आ गए। ये दोनों किसके लिए है, अलग अलग टर्म में, ठीक है। तो ऐसा जब प्रोसेस रहा, इसको जनरली हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, बट आपके बुक्स में इसके बारे में जिक्र नहीं करता कि इसका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नाम, ठीक है। अब ऐसी हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंप्रेशन के लिए डिराइव किए तो सेम अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। सेम ऐसी होगा, बस ये नीचे की टर्म पलट जाती है, वो n-1 होता है, क्योंकि जब हम उसको पूरा डिराइव करेंगे ना तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट हो जाएगी। देखते हैं एक्सपांशन के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली फॉर एक्सपांशन, एक का हमने डेरिवेशन कर लिया, एक्सपांशन का अब आप कर सकते हैं एकदम आसानी से, सेम वैसा ही पुट कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वो पॉजिटिव होगा,
1 से लेके 2 तक, यहां पे माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि एक्सपांशन है, ये पॉजिटिव वर्क डन मिलता है, PdV ये होता है फॉर्मूला। और जब अब इसको हम पूरा डिराइव करेंगे सेम उसी मेथड से, तो यहां पे क्या आएगा हमारा P2 V2 माइनस P1 V1, सेम जैसे हमारा पिछला वाला आया था, 2 वाली टर्म पहले आई थी, ओके सेम ये भी वैसी आया है, डिवाइड बाय, बस ये नीचे की टर्म चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा ये n-1 होता है, ओके। और एक और तरीका क्या होगा इसका, MRT1 वाले का भी सेम फॉर्मूला होगा, MRT2 माइनस T1, बाकी टर्म्स के बारे में तो आपको पता ही है, n-1, तो ऐसा ही क्या निकल जाएगा हमारा, एक्सपांशन के लिए भी निकल जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा एक डेरिवेशन यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मेन काइनेटिक थ्योरी के बारे में। ये एक डेरिवेशन करना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि इसके बारे में पूछ सकते हैं आपको। तो अब हम आगे आते हैं अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के बारे में। अब हम क्या करेंगे, थ्योरी के बारे में देखते हैं कि क्या है, कौन दो मेन साइंटिस्ट ने इन्हें दी थी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पहले पार्ट का, क्योंकि ये आपसे बहुत बार पूछता है। तो देखते हैं, द मेन फाउंडर्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर, कौन दो मेन फाउंडर थे, फर्स्ट थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ए स्कॉटिश फिजिसिस्ट। अब मैक्सवेल का नाम तो आपने हजारों जगह में सुना होगा, और मैक्सवेल सही में बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट थे। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे उनका लॉज नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जब आप 12th में पढ़ेंगे तो उनकी में मैक्सवेल की पूरी इक्वेशन है ही, एक प्रकार से लगता है कि मैथमेटिशियन थे क्योंकि सब जगह इनकी इक्वेशन है। अब आगे जाके पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी इनकी टीडीएस इक्वेशन है। काइनेटिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी मॉलिक्यूलर मोशन के ऊपर एनालिसिस इन्होंने ही किया है। तो मैक्सवेल तो एकदम ही ऑमदा साइंटिस्ट है, मतलब एकदम ही खतरनाक साइंटिस्ट बोल सकते हैं, हर जगह इनका वर्क है क्योंकि इनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और लुडविग बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन कौन है, जिनका केबी क्या है, कांस्टेंट हम लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों का क्या जाता है, मेन क्रेडिट जाता है, जो फाउंडर्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं काइनेटिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे क्या। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ द मैटर। किस पे बेस्ड है ये, कि कोई भी मैटर की हम मॉलिक्यूलर पिक्चर पे वर्क करेंगे, एकदम एटॉमिक लेवल की पिक्चर पे वर्क नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो बहुत खतरनाक एनालिसिस चाहिए, मॉलिक्यूलर लेवल की पिक्चर में वर्क करेंगे। इट कोरिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब जो ऊपरी तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम ऊपरी तौर पे देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जिसको हम देख सकते हैं, जैसे क्या प्रेशर टेम्परेचर हो गया, हम मेजर कर सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो ये क्या करती है, रिलेट करती है किसको, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ गैसेस, टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देखें हम तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करती है, इनसे रिलेट करती है। मतलब बड़ी लेवल की प्रॉपर्टीज को ये क्या करेगी, छोटी लेवल की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करेगी, रिलेट करेगी। ये क्या है, इसका काम है। ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल लेवल पे ही वर्क करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है हम इसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले हम डेरिवेशन का देखेंगे, प्रेशर का डेरिवेशन देखेंगे। एक आइडियल गैस का हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, और वो किसके टर्म में होगा, स्पीड के टर्म में ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूलर की स्पीड है उसके टर्म में होगा। सेकंड हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसके टर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होगा। ऑब्वियस ही बात है, अभी तक आपको पता ही होगा कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है, इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी 30 डिग्री में है, कोई बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस में, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूलर लेवल के एटम है वो क्या कर रहे हैं, वैसा कंपन कर रहे हैं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके अंदर के एटम्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, 3 प्रकार का मोशन करते हैं। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन में एज कंपेयर्ड, जिसका टेम्परेचर कम होगा जिस बॉडी का, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग मोशन में होंगे। और हम अपना टेम्परेचर कौन सा यूज करते हैं, केल्विन का, जो एक एब्सोल्यूट स्केल है। मतलब जब 0 केल्विन आ गया, जो पहुंच ही नहीं सकते अपन, मगर 0 केल्विन आ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोशन पूरा रुक जाएगा। तो इसलिए क्या है, वो पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा सा 0 केल्विन तो इवन स्पेस भी नहीं रहता है, स्पेस भी खाली जगह है, बट वो भी 0 केल्विन में नहीं रहता, माइक्रोवेव बैकग्राउंड के कारण। ओके, तो देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या एजम्पशन है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस पढ़ने के लिए मेन एजम्पशंस क्या है, क्योंकि एजम्पशंस क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी आपको लगता होगा कि एजम्पशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, बट एजम्पशन से ही हमें समझ में आता है कि कोई भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो उसका बेसिस क्या है। और एजम्पशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तब आप उस डेरिवेशन को समझिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे डिराइव करके हम क्या करते हैं ना, कोई भी रियल चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्लस माइनस करके हम उसको रियल सिस्टम के लिए भी लागू कर सकते हैं। तो कोई भी डेरिवेशन करने से पहले उसके एजम्पशंस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस में।
फर्स्ट वाला एजम्पशन देखते हैं, ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम क्या मानेंगे कि कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, उसमें क्या है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब एक कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ सकते हैं आप। तो इसलिए एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि एक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 10⁻23, मतलब सोच सकते हैं कितने जीरो होंगे, 23 जीरो होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के अंदर। एंड ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, और सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, लगभग सेम जैसे ही है। ये चीज हम मानेंगे, फर्स्ट एजम्पशन है इसका, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है कि गैस क्या बनी होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी होगी, और सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पहला assumption। दूसरा assumption क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ इंसेंट रैंडम मोशन। इंसेंट का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहेंगे। गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेंगे, इधर उधर रैंडम मोशन में रहेंगे। ये क्या है, हमारा पहला assumption। इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशा में, विथ डिफरेंट स्पीड, और अलग अलग स्पीड के साथ मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सेकंड एजम्पशन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं भी रैंडम मोशन में रहेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है, अलग अलग स्पीड के साथ रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे, और न्यूटन की फर्स्ट लॉ फॉलो करेंगे। सेकंड एजम्पशन ये, न्यूटन की फर्स्ट लॉ फॉलो करेंगे, इसका मतलब कि कोई भी चीज चल रही है तो वो चलते ही रहेगी, कब तक नहीं रुकेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लग जाए, ठीक है। और कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, बट यहां पे तो रुकने का केस ही नहीं है। यहां पे कौन सा लगेगा कि कोई चीज चल रही है तो वो चलते ही रहेगी जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड एजम्पशन। ओके, ये चीज हो गई। अब देखते हैं थर्ड एजम्पशन, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थर्ड एजम्पशन क्या बोल रहे हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत बड़ी दूरी होगी, और इसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल का साइज है वो तो बहुत ही छोटा होगा। तो जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर आपस के मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में। एट ऑर्डिनरी प्रेशर, मतलब एक नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर में, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब यदि बोले कि यदि कोई भी नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर में, तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स के बीच का वो क्या होगा, 20 एंगस्ट्रॉम जितना होगा, मतलब 10 टू द पावर -10 होता है, ठीक है। 20 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, -10 होगा, बहुत छोटा होगा। और जो एक मॉलिक्यूल का साइज है वो क्या होगा, 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम का है, और ये कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम का है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। थर्ड एजम्पशन क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है एज कंपेयर टू उनका जो साइज है वो तो बहुत ही छोटा है, और सब मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से दूर दूर है। तीसरा एजम्पशन ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन देखते हैं। अगला एजम्पशन क्या होगा कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोल्यूजन। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियस ही बात है, हम एक प्रकार की क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं, तो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ये फोर्सेस नहीं होगी उसमें, ओके। एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोल्यूजन, जब टकरा गए मॉलिक्यूल्स तब थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो कोल्यूजन के टाइम को वैसे भी हम ज्यादा नेग्लेक्ट ही करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और उनका साइज बहुत छोटा है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तो कोल्यूजन बहुत ही कम होगा। यहां पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि जब भी वो टकराएंगे वो टाइम टकराने का बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जिस टाइम में वो लोग मूव कर रहे हैं। तो उन लोग मान के चलते 90% टाइम इधर उधर मूव करेंगे, और 1 सेकेंड मतलब 90 सेकेंड इधर उधर घूमते रहेंगे, और 1 ही सेकेंड के लिए बस टकराएंगे। तो कोल्यूजन का टाइम बहुत ही कम रहता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होगी ही नहीं। द कोल्यूजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। और क्या हो रहा है कि जो भी कोल्यूजन हो रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उनके आपस में भी जो हो रहा है, एक तो जिस कंटेनर में गैस रखी है उसके साथ जो कोल्यूजन हो रहा है, और आपस में जो दो मॉलिक्यूल्स का कोल्यूजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि जितना वो टकराएंगे तो एक दूसरे को बराबर एनर्जी दे देंगे,
इलास्टिक का मतलब ही तो यही होता है ना कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे एक इलास्टिक मटेरियल है, परफेक्टली इलास्टिक तो कुछ नहीं होता, इलास्टिक मटेरियल यदि उसको हम खींचे, जितनी एनर्जी उसको खींचने में लगाए छोड़ देंगे तो वापस रिस्टोर कर लेगा, उतनी एनर्जी वो क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। तो यहाँ पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोल्यूजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब जितना भी टकराया वो वापस रिबाउंड हो जाएगा उतनी पावर से। इसका मतलब क्या है, आई टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगी। क्यों? यदि जिस कंटेनर में रखा है उसकी वॉल से भी मॉलिक्यूल टकराया तो उसको वो उतना ही रिएक्शन दे देगी, ताकि जो टोटल मोमेंटम है उन लोगों का वो क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, और काइनेटिक एनर्जी भी है वो भी कंजर्व्ड रहे। ऐसा नहीं कि जो गैस का मॉलिक्यूल किसी वॉल को ठोक दे रहा है कंटेनर की तो उससे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो जा रही है, नहीं होगी एनर्जी लॉस, पूरा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। हाउएवर ओनली देयर वेलोसिटीज विल बी चेंज, बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम कंजर्व तो रहेगा मगर वेलोसिटी का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगला एजम्पशन देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ कोल्यूजन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टाइम ट्रेवल ऑफ द टू सक्सेसिव कोल्यूजन। जितना समय लगेगा दो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होने में, 1 सेकंड लगा, वो बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर दो सक्सेसिव कोल्यूजन के बीच में। इसका मतलब अभी टकराया, 1 सेकंड लगा बस टकराने में, ठीक है, उसके बाद जो अगला टकराव होने वाला है वो 4 मिनट बाद होने वाला है। तो 1 सेकंड से 4 मिनट क्या है, बहुत बड़ा है। एक बार टकराया, अब अगली बार 4 मिनट बाद टकराएगा, फिर 4 मिनट बाद सच से टकरा गया, फिर अगली बार 4 मिनट बाद टकराएगा। तो वही बोल रहा है कि जो ड्यूरेशन होगा उनके टकराने का वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, नेग्लेक्ट कर देंगे उसको कि वो टकराएंगे ही नहीं, ऐसा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सक्सेसिव कोल्यूजन है, एक बार टकराने के बाद वो उसको उतना डिस्टेंस ट्रेवल करके अगले से भी टकराना पड़ेगा, वो टाइम बहुत बड़ा होगा, यहां पे वो बोल रहे हैं, ठीक है। आई द कोल्यूजन आर इंस्टेंटेनियस, तो इससे हमें समझ में आता है कि 1 सेकंड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोल्यूजन हुआ, उसके बाद वो अपने रास्ते चल दिए मस्त आराम से। बहुत टाइम लग रहा है अगले से टकराने के लिए, अगला मॉलिक्यूल मिला भी, उससे टकराया भी, सट से इधर उधर चेंज हो गया अपनी पोजीशन, और फिर बहुत टाइम तक वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं अपने बीच के डिस्टेंस में, गैस के मॉलिक्यूल। The density and distribution of the molecules is uniform throughout the gas, और जो गैस की डेंसिटी होगी और मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरा यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स इतने यहां पे हैं, एक कंटेनर है, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे हैं, इतनी जगह खाली है, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स रहेंगे हर जगह, एकदम कंटिन्यूअस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी कोने में ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, किसी कोने में ज्यादा हो गए, पूरा वो है एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या थे, एजम्पशन। ओके, अब क्या करते हैं, डिराइव करते हैं हम इसको, कि कैसे हम फर्स्ट अपना डेरिवेशन देखेंगे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो फर्स्ट वाला डिराइव करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, जो पहला हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी में डेरिवेशन देख रहे हैं, वो क्या होगा, प्रेशर of an ideal gas। सबसे पहले हम प्रेशर को निकालेंगे, जैसे मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि स्पीड के टर्म्स में निकलेगा यहां पे। आइडियल गैस का हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके स्पीड और मास के टर्म में, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म। किसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज देखते हैं। तो हम मानते हैं लेट एन क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन हमें शो करेगा कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही होंगे वो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर के अंदर, गैस के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जिस कंटेनर में हम गैस को रखें, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। वी क्या हो जाएगा हमारा, जिस कंटेनर में गैस को रखें उसका वॉल्यूम। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डिराइव कर दिया और आपको एक एक टर्म का सिग्निफिकेंस पता है कि एक एक टर्म की मतलब क्या है, तो आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगा। तो वी क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखें उस कंटेनर की वॉल्यूम। और यहां पे हम क्या करेंगे, जनरली एनालिसिस कैसा करेंगे, एक क्यूब लेके करते हैं। जो कंटेनर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक प्रकार से क्यूब रहेगा।
कोई टेंशन नहीं है, आगे जाके हम देखेंगे कि उसका कोई भी कंटेनर में रखें, उसकी लेंथ से उसको मतलब कंटेनर के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, एल मानते हैं कि जो हमारा क्यूब कंटेनर है उसकी एक लेंथ होगी, क्यूब है तो सारी लेंथ उसकी सेम ही होगी, तो एल क्या हो जाएगा हमारा, एज ऑफ क्यूब। जिस भी क्यूब कंटेनर में रखें उसकी एक एज, एक कोना उसका, बाकी सब कोने भी क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे। और एम लेते हैं हम, एम क्या होगा, यहां पे मास होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा पहले हम एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, तो m क्या है, यहां पे मास होगा, एक मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे जाके, क्योंकि यही सारी चीजें क्या करेगी, आपको दिक्कत देगी इसकी सारी टर्म्स इस एक्सप्रेशन में क्या है। तो हम एकदम अच्छे से चलेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अब एक और एजम्पशन क्या करना पड़ेगा हमें, वेलोसिटी का। तो Vx, Vy और Vz ये क्या होगी, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर एनालिसिस करते हैं, फिर एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो सबके लिए आ जाएगा। तो Vx, Vy, Vz क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, velocity of molecule in x, y and z डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी x, y, z डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हम क्या लेंगे, पूरा यहां पे यूज करेंगे। ऑब्वियसली बात है, हर टर्म का यहां पे मीनिंग है। याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने उस कंटेनर में है, उस कंटेनर को हमने क्यूब लिया है, और जो मास है m, वो m क्या बता रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास बता रहा है। याद रखिएगा एक मॉलिक्यूल के ऊपर पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल किसी कंटेनर की वॉल से हम प्रेशर निकाल रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ये रूम एक कंटेनर है, तो इसमें यदि गैस भरी तो वो उसकी दीवार पे कितना दबाव मार रही है, यही प्रेशर निकालना पड़ेगा। प्रेशर निकालने के लिए क्या जरूरी पड़ेगा, हमें पहले फोर्स निकालना कि एक मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फिर एरिया से हम अपना प्रेशर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या लेते हैं, एक अपना एक्सिस लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, y और ये हो गया हमारा z एक्सिस। कंटेनर क्या है हमारा, एक प्रकार का क्यूब है। जो हमने कंटेनर लिया है वो एक प्रकार का क्या है, क्यूब है, जिसके सारे साइड्स बराबर है, और इसी के अंदर हमने क्या रखी हुई है, गैस को रखा हुआ है। तो सारे साइड की लेंथ क्या होगी, इसकी l होगी। ठीक है, अब उसमें एक हम क्या लेते हैं, एक अपना वो लेते हैं, एक साइड लेते हैं। ये क्या हो गया, एक साइड उसका। ठीक है, और अच्छे से बनाए। तो ये उसका एक दीवार का तरफ हो गया, मतलब एक ठोक उसकी क्या हो गई, साइड हो गई। ये उसका एक दीवार हो गई। कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर को 3D में देख रहे हैं। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, इस जो एक दीवार है इसके हम क्या कर रहे हैं, ये वाली दीवार ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल टकराएगा और उल्टा ऊपर की तरफ चल जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम अपना, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां पे ऐसे टकराएगा। ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक्स एक्सिस से पहले आ रहा होगा, ऐसे आएगा, टकराएगा और ऐसे चले जाएगा। एक मॉलिक्यूल टकराया और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस वैसे हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल वो दीवार में टकराया और ऐसे चल दिया। ठीक है, ये हमने लिया। कौन से प्लेन में अभी वो टकराया, तो हम प्लेन कौन सा ले रहे हैं, ये वाई और जेड में प्लेन है, एक्स वाई प्लेन नहीं है। तो ये क्या है हमारा, वाई जेड प्लेन है। ठीक है, एक दीवार है, मतलब ये वाली दीवार की हम बात कर रहे हैं। इस दीवार में एक मॉलिक्यूल टकराया और ऐसे मूव करके चल दिया। ठीक है, अब वो जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा टकराएगा कि उसके बाकी सारे, मतलब हम पहले एक डायमेंशन की वेलोसिटी पे एनालिसिस करेंगे, मतलब जब मॉलिक्यूल टकराया तो उसके बाकी सारे कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे देखते हैं, अब हम क्या लेते हैं, यहां पे कंटेनर की यही वाली वॉल लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे कंटेनर की वॉल।
जो क्या है एक प्रकार से फिक्स है, क्योंकि कंटेनर की वॉल तो नहीं हिलेगी ऐसी, इसलिए हमने ऐसे फिक्स का सिंबल बना दिया। ओके, अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, यहां पे है मान लेते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल है, और ये क्या होगा, ऐसे टकराएगा इस दीवार से, और क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, और अब कहां आ गया, वो यहां पे आ गया, और उसकी वेलोसिटी क्या है, ये है उसकी वेलोसिटी v, और यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, v। कौन कौन सी वेलोसिटी यहां पे नेमिंग कर देते हैं, सिर्फ x डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, vx, vy और vz, ठीक है। यहां पे आया, दीवार की कंटेनर में टकराया एक मॉलिक्यूल और रिबाउंड हो गया। तो जब रिबाउंड हो गया तो y और z कंपोनेंट चेंज नहीं हुए, सिर्फ उसका x डायरेक्शन में वो रिवर्स हो गया। तो जब इधर हम पॉजिटिव मान रहे तो इधर नेगेटिव मान लेंगे, तो बस माइनस vx हो जाएगा, vy और vz उसकी वेलोसिटी का जो तीन कंपोनेंट है वो वैसी रहे। ओके, मॉलिक्यूल आया, दीवार से टकराया कंटेनर की, और ऐसे क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होंगे, बस v की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, नीचे वाला क्या है हमारा, इनिशियल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये पूरा इनिशियल है, और ये कौन सा है, फाइनल वेलोसिटी, उस मॉलिक्यूल की फाइनल वेलोसिटी, टकरा के ऐसे चले गए, बस x कंपोनेंट की वेलोसिटी में चेंजेस आए। ठीक है, तो अब जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। तो सबसे पहले हम मोमेंटम देखते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, कैसे डिनोट कर देते हैं, x डायरेक्शन में ही बस उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बाकी सारे वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, तो डेल्टा p बोल देते हैं, क्योंकि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका, तो डेल्टा p। और किस में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है, तो सबस्क्रिप्ट में x लिख देते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, मतलब हम क्या लेंगे, मोमेंटम हम कैसे लेते हैं, मोमेंटम x डायरेक्शन में, फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम x डायरेक्शन का इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम ये होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फाइनल उसका क्या है, फाइनल में वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में ही हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, बाकी फिर हम तीनों को ले लेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, पहले x से तो निकालें, फिर उसके बाद हम तीनों एक्सिस मतलब तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल वाले में क्या है, वेलोसिटी माइनस x डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो माइनस m vx हो जाएगा, ये आएगा फर्स्ट वाला टर्म। ओके, इनिशियल क्या था, इनिशियल v m और vx था, वो पॉजिटिव था, मगर बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो m vx, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 m vx, ये आ जाएगा क्या, उसका चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में, डेल्टा px। अब जब मोमेंटम आया तो इंपल्स की बात होगी और क्या आएगी, फोर्स आएगी। ठीक है, विजिबल है, माइनस 2m vx आ गया। ओके, अब मोमेंटम आ रहा है, हल्का सा मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए फोर्स एक्ट होगी, मोमेंटम चेंज, क्योंकि क्या बोलता है न्यूटन सेकंड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो जब मोमेंटम इसका हल्का सा क्या हो गया, शिफ्ट हुआ, मतलब मुड़ा हो, तो उसमें फोर्स तो लगाएगा ही, वो जाके उससे टकरा रहा है तो फोर्स तो लगाएगा ही, और एक सेकंड के लिए टकराया और मुड़ के वापस चल दिया, तो एक प्रकार की इंपल्स फोर्स लगेगी। कुछ सेकंड के लिए फोर्स लगने को क्या बोलते हैं हम, इंपल्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ अब हम जो वो लग रही है फोर्स, उसको हम क्या बोल देंगे, इंपल्स। इंपल्स मतलब क्या होती है, एक प्रकार की फोर्स ही होती है, मगर वो कुछ सेकंड की फोर्स, एक सेकंड के लिए लगी तो उसको हम इंपल्स बोल देंगे। और इंपल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम, यही होगा। अब इंपल्स को हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में, तो एक प्रकार की फोर्स है, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए लगती है इसलिए उसको इंपल्स बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए लग रही है वो टाइम यूज करेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों ली, क्योंकि कुछ छोटे टाइम के लिए लग रही है उसमें। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स किसके कारण चेंज होगी, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स जनरेट होगी, तो डेल्टा पी एक्स के कारण ये छोटी सी एक मोमेंटम चेंज होने के कारण फोर्स जनरेट हो रही है, जिस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इंपल्स, एक प्रकार की फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 2m vx, यही वैल्यू हमने निकाली है। ओके, ठीक है, अब ये जो F है ये एक प्रकार की क्या है, एवरेज फोर्स हम ले रहे हैं, वेयर
F इज इक्वल टू एवरेज फोर्स और कौन किसको एक्सर्ट कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहां पे। एवरेज फोर्स ऑन दी मॉलिक्यूल, एवरेज फोर्स लग रही है मॉलिक्यूल पे, कौन लगा रहा है मॉलिक्यूल पे फोर्स? ऑब्वियसली बात है दीवार लगाएगी, तो बाय दी वॉल। पहले क्या करी, उसमें दीवार फोर्स लगा दी, तो वो अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ऑब्वियसली बात है, न्यूटन लॉ भी ऐसी बोलती है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट सारी क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। फॉर ए मॉलिक्यूल, for a molecule to collide with same wall, पहले स्टेटमेंट लिखता हूं फिर मैं आपको बता दूंगा। ट्वाइस, मतलब वही मॉलिक्यूल उसी दीवार से दोबारा कब टकराएगा और उसके लिए कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस लगेगा, उसी के बारे में हम देखेंगे। इट मस्ट travel a distance of 2L। अभी आपको सब चीज समझ में आएगी। इन x डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, क्योंकि हम अभी x डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं। ओके, कैसा ले सकते हैं हम? माइनस प्लस, ठीक है, नहीं लिखते वो कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वो जो दीवार थी, कि दीवार थी, इससे मॉलिक्यूल टकराया, दोबारा कब इस दीवार में मॉलिक्यूल टकराएगा? तो उसके लिए इसको ना मान के चलते, यहां था मॉलिक्यूल, आया इस दीवार में टकराया, या ये हमारी दीवार है, आया इधर टकराया, फिर इधर चल दिया वापस जाके फिर इससे टकरा के फिर इससे टकराएगा, तो मॉलिक्यूल दोबारा कब टकराएगा उस वॉल से? उसको 2L डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। यहां से आया, इससे टकराया, एक L डिस्टेंस फॉलो, ठीक है, अभी तो टकरा गया, टकराने के बाद का डिस्टेंस काउंट करते हैं। टकरा गया इससे दीवार से, ऐसे दीवार से टकरा गया, अब फिर इधर मूव करना चालू कर देगा, यहां से टकराया इधर मूव करना चालू कर देगा, तो इस दीवार से टकराएगा। इस दीवार में दोबारा टकराने के लिए उसको एक L डिस्टेंस और एक L डिस्टेंस, मतलब उसको कैसे टकराना पड़ा, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये L और ये L डिस्टेंस टोटल क्या हो गया? 2L डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ा उसी दीवार से दोबारा टकराने के लिए, तो ये क्या है, वही डिस्टेंस। और F क्या है, हमारी एवरेज फोर्स। तो इसलिए मॉलिक्यूल को दोबारा टकराने के लिए 2L डिस्टेंस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक क्यूब में रखा हुआ है जिसकी साइड क्या है, L है, सारी साइड L है उसकी, ठीक है। तो अब हमें यही टाइम के बारे में देखेंगे, देखते हैं कैसे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाई टाइम। अब यदि यहां से मेरे को टाइम निकालना है तो स्पीड को नीचे देना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम कौन सा है, हम कौन सा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला टाइम, फोर्स के एक्सप्रेशन में डालने के लिए, इसलिए हम टाइम के लिए पहले लेंथ देखें। ओके, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डेल टी, यही वाले टाइम की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, वो 2L, और स्पीड उसकी कितनी है, यहां पे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। देखते हैं, तो स्पीड किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा, Vx, एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी स्पीड होगी, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन का ही पूरा मोमेंटम चेंज देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, टाइम का एक्सप्रेशन आ गया, इंपल्स की इक्वेशन में पुट करने के लिए, यहां पे पुट करने के लिए हमारा डेल टी का एक्सप्रेशन आ गया, 2L/Vx। ओके, अब देखते हैं हम फिर से, फोर्स हम कौन सी निकाल रहे हैं, एक प्रकार की एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज फोर्स अब यहां पे किसके लिए होगा, अब हम क्या कर देंगे, अभी तक हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, अब वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, थर्ड लॉ हम यूज करेंगे। एवरेज फोर्स, अब यहां पे हम किसके बारे में देखते हैं, ऑन मॉलिक्यूल बाय वॉल, मॉलिक्यूल के ऊपर दीवार के द्वारा। सेम वही, अभी उसका मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो दीवार से टकराया और रिबाउंड हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में हल्का सा चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल पे दीवार फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू डेल टी को अब हम क्या दे देंगे, नीचे में दे देंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है डेल टी को इसके नीचे दे देते।
तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 2m vx, यही था हमारा चेंज इन मोमेंटम, डिवाइड बाय डेल टी। ओके, अब डेल टी की वैल्यू भी हमने निकाल ली क्या, 2l बाई वी एक्स, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2m बाई वी एक्स डिवाइड बाई डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l बाई वी एक्स। 2l आ गया और 2l ऊपर था तो नीचे आ गया और vx ऊपर चले जाएगा, तो vx एक ऑलरेडी है ही, तो vx का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही आएगा। ओके, और क्या होगा यहां से, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारी एवरेज फोर्स कितनी मिलेगी हमें, एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जो मॉलिक्यूल लगा रहा है, दीवार लगा रही है मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, ये आ जाएगी हमारी एवरेज फोर्स माइनस। ठीक है, अब न्यूटन की थर्ड लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रही है, दीवार लगा रही है मॉलिक्यूल पे। ठीक है, न्यूटन की थर्ड लॉ यूज कर देंगे, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब दीवार मॉलिक्यूल पे इतनी फोर्स लगा रही है, तो मॉलिक्यूल भी तो दीवार पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड की। तो अब देखते हैं हम, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स की अब हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ यूज करेंगे। ठीक है, फोर्स exerted by molecule on wall is, अभी तक हमने क्या निकाल रही थी, दीवार मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब जब दीवार मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो मॉलिक्यूल भी अपना रिएक्शन देगा और उतनी ही फोर्स लगा देगा वो किसके ऊपर, दीवार के ऊपर। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से मिल जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू नेगेटिव है वो बस क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल भी इतनी फोर्स लगाएगा और वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इतनी फोर्स कौन लगा रहा होगा, अब लगा रहा होगा इतनी फोर्स मॉलिक्यूल दीवार पे, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो गया, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। अब ये जो फोर्स है, ये अब मॉलिक्यूल दीवार पे लगा रहा होगा, जो गैस का मॉलिक्यूल होगा वो अब दीवार पे इतनी फोर्स लगा रहा होगा। ओके, अब ये तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई, अब जब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, देखते हैं, there are n number of molecules, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि उस गैस के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो टोटल फोर्स, ये तो एक मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है ना कंटेनर की दीवार में, टोटल फोर्स ऑन वॉल इज, किसकी वॉल, कंटेनर की वॉल में सारे मॉलिक्यूल्स कितनी फोर्स लगाएंगे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन हमें मिलेगा एफ वॉल, अब पूरी वॉल में जो फोर्स लग रही है सारे मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, ठीक है, वॉल पे जितनी फोर्स सारे मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एम बाई एल। ठीक है, ये जो वी एक्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का हम कंपोनेंट लेंगे, मतलब वी एक्स 1 का स्क्वायर प्लस वी एक्स सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लस डॉट 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 थर्ड भी ले सकते हैं हम यहां से, और वी एक्स एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसका स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, बिल्कुल इतनी फोर्स लगेगी। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस रिलेशन को देखते हैं कैसे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ वॉल, क्योंकि हमने पहले ही बोला था, पहले हम फोर्स निकालेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल वॉल में कैसी फोर्स लगाते हैं, उसके बाद एरिया से हमें प्रेशर पता चल जाएगा कि एक आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमने सारे मॉलिक्यूल्स की एक्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस में सबकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया और जो सारी वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एन एम बाई एल, एन एम बाई एल, और यहां पे क्या आ जाएगा, वी एक्स बार का स्क्वायर, मतलब एक एवरेज ले लेंगे, बार का स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, अभी एक चीज क्लियर नहीं है, देखते हैं, वेयर वी एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, वेयर
वी बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी वन एक्स वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एक्स एन का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एन। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एवरेज वेलोसिटी ऐसी तो निकालेंगे, सबकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स की मिल गई, तो अब हम यहां पे तभी पुट कर पा रहे। तो यदि इन लोग दोनों को मैं, यदि वी एक्स स्क्वायर को मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को ये पूरा टर्म मिलेगा, और यही पूरा टर्म देखिए यहां पे रखा हुआ है। तो यही पूरा टर्म को हटाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ वी एक्स स्क्वायर ले लिया, या मतलब इस यहां पे वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या वैल्यू पुट करी, वी बार एक्स वी एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन। तो ये वाला क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब ये तो एवरेज वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी है। अब हम तीनों कंपोनेंट ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अब ले सकते हैं हम। तभी हमने पहले सिर्फ एक्स डायरेक्शन से एनालिसिस किया, तो नाउ ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन का है। यदि वी बार स्क्वायर बोलूं मतलब वेलोसिटी के एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी होगी, तो वो क्या होगी, यहां पे तीनों का प्लस होगा, बिल्कुल, वी एक्स बार का स्क्वायर प्लस वी वाई बार का स्क्वायर प्लस वी जेड बार का स्क्वायर, तीनों की होगी। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट, बिकॉज velocity has three components, इसलिए ये वाली रिलेशन आएगी। ओके, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या होगा, यहां पे मोशन क्या है, पूरा कंप्लीटली रैंडम, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये सारी जो वेलोसिटीज है, एवरेज वेलोसिटीज, सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोशन कंप्लीटली रैंडम है। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, सिंस मोशन इज कंप्लीटली रैंडम, मोशन क्या है, पूरा कंप्लीटली रैंडम है यहां पे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन की जो एवरेज वेलोसिटी है, तीनों कंपोनेंट है, वो क्या होंगे, लगभग सब बराबर होंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, तीनों सेम होगा। इसका मतलब v बार x का स्क्वायर बराबर होगा v बार y का स्क्वायर इक्वल टू v बार z का स्क्वायर, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे एक क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। यदि सिर्फ x को तीनों को कंसीडर करना है तो वो तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो v बार का स्क्वायर जो क्या ले रहे हैं हम, ये वाला v बार का स्क्वायर, तीनों का देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब प्लस में, तो 3 v x बार का स्क्वायर ऐसा लिख सकते, कोई भी ले सकते हैं, x y z तो कोई भी ले सकते हैं, x लेके चल रहे थे तो ले लिए, तो इसलिए जो x की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगी। ओके, अब यदि यहां से मेरे को वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही क्या है, हमारे रिलेशन में है इसी की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इसके पास चले जाएगा, तो 1/3 वी बार का स्क्वायर, ये एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर मिल जाएगा, तीनों का एक्स के टर्म में मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों आ गई वैल्यू, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, एफ वॉल, जो सारे मॉलिक्यूल्स वॉल में फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, एन एम बाई एल इंटू, अब यह आ जाएगा वी बार का स्क्वायर बाई 3, इसको हमने यहां पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, हमारे फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब देखते हैं हम, अब प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स लिख सकते हैं, या अब यहां पे लिखते हैं, फोर्स के बदले हम और अच्छे से लिखते हैं, एफ वॉल लिखते हैं, क्योंकि वही फोर्स लग रही है टोटल सारे मॉलिक्यूल्स जो लगा रहे हैं कंटेनर में, एफ वॉल बाई एरिया, और एरिया किसका है, कंटेनर का, जो हमने क्यूब कंटेनर लिया है उसका एरिया। ओके, ठीक है, पूरा विजिबल है आपको। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं, तो प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे? पी से। ऊपर में क्या है? फोर्स की टर्म है पूरी, तो फोर्स की टर्म कितनी हो जाएगी हमारी? एन एम वी बार का स्क्वायर। अब ये तीनों को वेलोसिटी कंपोनेंट आ रहे हैं वी बार के स्क्वायर में। तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट की क्या है? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की तीनों कंपोनेंट और उसकी एवरेज वेलोसिटी। ओके, नीचे में क्या था? 3L तो था, ये देखिए यहां पे 3 और L था। ओके, और अब क्या करना है? ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई पूरी। अब यहां पे डालेंगे हम एरिया की वैल्यू। तो जो क्यूब लिए उसका क्या होगा? एरिया क्या होगा? L स्क्वायर होगा, क्योंकि हम यहां पे क्या लिए हैं? क्यूब कंटेनर लिए, तो L स्क्वायर हो गया। ओके, तो P का अगला रिलेशन क्या आ जाएगा? प्रेशर का। N M V बार का स्क्वायर डिवाइड बाय 3L क्यूब, ये आ जाएगा। और एक और चीज देख सकते हैं, जब 3L क्यूब आ गया तो ये 3L क्यूब क्या है? वॉल्यूम है उस क्यूब कंटेनर की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? वी के टर्म में आ जाएगा ये। ओके, तो पी का एक्सप्रेशन आ गया हमारा एन एम वी बार का स्क्वायर। वी बार क्या बताता है? एवरेज वेलोसिटी तीनों कंपोनेंट की, तीनों डायरेक्शन की, और 3V। ये V क्या है नीचे? याद रखिएगा, ये जो V है ये क्या है? वॉल्यूम है कंटेनर की, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं ताकि वो हमारे लिए और मस्त बन जाए। तो P इज इक्वल टू 1/3 पहले ले लेते हैं। ओके, N और V को साथ में लिखते हैं, N/V, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? मस्त यूज होंगे। ओके, और क्या बचा यहां पे? M V बार का स्क्वायर, ये एवरेज वेलोसिटी है। तो यही आ गया हमारे प्रेशर का एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आया, इसी को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या रहेगा हमारे लिए? इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ डाटा आपको दिया रहेगा। मतलब यदि आपको बोले कि आइडियल गैस कैसा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किसी कंटेनर में, तो आपको क्या पता होना चाहिए? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसमें, ठीक है, उस कंटेनर की वॉल्यूम क्या है, और उसका मास कितना है, और वेट। ठीक है, अब हम आगे जाके ये देखेंगे कि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी कंटेनर हम ले सकते हैं। देखते हैं कैसे। ओके, अब देखते हैं हम नाउ ये जो N/V है, N/V, जो ये वाली टर्म है V, N क्या बताती है? गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और V क्या है? वॉल्यूम उसका। तो ये एक प्रकार से बता रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल n बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? नंबर डेंसिटी इसको बोलते हैं हम, नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी बोले तो क्या? तो नंबर डेंसिटी क्या होगी हमारी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NO, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल n से रिप्लेस कर सकते हैं N/V को, मगर वो क्या हो जाएगा? नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो फिर से हमारा एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा देखते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, इसकी N/V की वैल्यू क्या हो गई? N हो गई, तो N/M/V बार का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा? फुल इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये वाला। इसी से आप क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम चीजें क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया क्या? ये एक्सप्रेशन क्या आया? प्रेशर exerted by आइडियल गैस। यही काइनेटिक थ्योरी का श्रेय जाता है मैक्सवेल को और लुडविग बोल्ट्जमैन को। तो एक प्रेशर का निकाला उन्होंने, ठीक है, किसके टर्म में निकाला? और देखते हैं। प्रेशर का निकाला स्पीड के टर्म में निकाल रहे हैं, देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स की स्पीड के टर्म में। अब हम देखेंगे टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो यही थी उनकी, किसकी? लुडविग बोल्ट्जमैन और उसकी मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी। अब यहां पे एक बार और टर्म को देख लेते हैं। याद रखिएगा जो m है, हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, इससे ही आपको कंफ्यूजन होगा। ये क्या है? मास ऑफ
वन मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा। एकदम अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को नोट करिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, मास है 1 वॉल्यूम क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास है, वो बिल्कुल याद रखिएगा। ये पूरे गैस का मास नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास भी नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास भी अलग होता है, वो ग्राम पर मोल होता है। और ये जो v है, इस v को हम क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड है। ओके, n तो आपको समझ में आ गया क्या है? नंबर डेंसिटी, मतलब n क्या होगा? कैपिटल N बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने। ओके, अब यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन का एक और नाम है, और एक कलर से लिखते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो यदि आपको बोले काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करें, तो आप ये वाला डेरिवेशन करेंगे, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ओके, तो हमने एक प्रेशर निकाल दिया कि एक आइडियल गैस कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। दो वाले फॉर्मुलेस हमारे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मुलेस आप एकदम अच्छे से रखिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्मुलेस क्या होंगे? हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। और बुक्स में आप देखेंगे तो वो न्यूमेरिकल इन फॉर्मुलेस को कैसे भी चेंज कर देता है अपने अकॉर्डिंग, मगर वैसा नहीं कर सकता वो, उसके लिए उसको प्रॉपर स्टेप्स शो करने पड़ेंगे, तभी वो होगा, वरना आप क्या होंगे? कंक्लूजन होंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये एक्सप्रेशन देखिए कंटेनर के एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब जो भी कंटेनर ले हम गैस का, है ना, उस पर कोई टेंशन ही नहीं, कंटेनर का साइज कुछ भी हो, उसके वॉल्यूम कुछ भी हो, उसका एरिया कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं। इस एक्सप्रेशन में है क्या? नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, मास पता होना चाहिए एक मॉलिक्यूल का, और मीन स्क्वायर स्पीड उनकी पता होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे? एक आइडियल गैस कैसा प्रेशर एक्सर्ट कर रही। ओके, तो ये डेरिवेशन हुआ। अब देखते हैं हम कंक्लूजन, कि इस डेरिवेशन से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलती है। फर्स्ट वाला देखते हैं। द क्या बोल रहा है फर्स्ट वाला? द शेप ऑफ वेसल इज इमटेरियल, मतलब जो भी वेसल का शेप है उससे हमें कोई टेंशन नहीं, कैसा भी वेसल का शेप हो, किसी भी वेसल में हम कंटेनर रखे रहे, बिकॉज एरिया ए एंड टाइम इंटरवल डेल टी डू नॉट अपीयर इन दी फाइनल रिजल्ट। जो अभी हम फाइनल रिजल्ट निकाले उसमें एरिया का कोई टाइम आया, वेसल का शेप कुछ भी हो सकता है, और टाइम भी नहीं आया। टाइम इसलिए क्योंकि वेसल बड़ी रही तो मॉलिक्यूल्स को ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे जो प्रेशर का एक्सप्रेशन आया, तो कैसा भी शेप हो वेसल का, कोई टेंशन नहीं, हम आइडियल गैस का प्रेशर निकाल लेंगे। फॉर ए वेसल ऑफ आर्बिट्री शेप, कैसा भी शेप हो, वी कैन ऑलवेज चूज ए स्मॉल इंफिनिटेशियल प्लानर एरिया एंड कैरी थ्रू दी स्टेप्स। अब यदि हमें कहीं और डेरिवेशन करना है ये वाला, और वेसल का कोई भी शेप चूज कर लें, एक स्मॉल एरिया ले लें, क्योंकि हमें पर यूनिट वॉल्यूम में देखना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और यही स्टेप दोबारा वेरी कर सकते हैं। अब हमने क्या निकाला? एक मॉलिक्यूल दीवार में जो हिट कर रही थी गैस की, उससे ही पूरा तिगड़म करके एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो जहां वो गैस कैसे रहती है, किसी भी रूम में फिल करो तो वो पूरी फिल हो जाती है, और हर जगह सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है। उस कोने में जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, इस कोने में भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस। ये कौन बोलती है? पास्कल लॉ बोलती है। तो एज पर पास्कल लॉ, pressure in one position of the container as the gas is in equilibrium is the same as anywhere else। तो हमने एक जगह के लिए निकाला, यही प्रेशर हर जगह होगा, क्योंकि गैस कोई भी कंटेनर को पूरा फिल कर देती है और हर एक पॉइंट में सेम प्रेशर एक्सर्ट करती है। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं। इन दिस डेरिवेशन वी हैव इग्नोर्ड एनी कोल्यूजन अमंग्स दी मॉलिक्यूल्स। इस डेरिवेशन में हमने क्या कर दिया? कोई भी मॉलिक्यूल्स का कोल्यूजन नहीं देखा, उस चीज को इग्नोर कर दी कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तब क्या होगा, तब वो टकरा के दीवार से टकराएगा तो क्या होगा, ये चीज को हमने इग्नोर कर दी। क्यों? इट कैन बी शोन दैट इफ दीज कोल्यूजन्स आर नॉट टू फ्रीक्वेंट एंड द टाइम स्पेंट in such collusion is negligible compared to the time between the collusion, then mutual molecular collusion do not affect the final results। मतलब क्या बोल रहे हैं ये? जो हमने पहला एक assumption दिया था कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उसमें 1 सेकंड लगा, एक ही सेकंड में टकराया और चल दिए अपने रास्ते, ठीक है। उसके बाद जब वो ट्रेवल करके दूसरे से टकराएगा, ये टाइम बहुत ज्यादा है,
जब वो ट्रेवल करके जा रहा है, फिर उसे टकराया, फिर वो ट्रेवल करने चल दिया। तो ये बहुत इंस्टेंटेनियस कोल्यूजन हो रहे हैं। एक बार हुए बहुत देर में, 1 सेकंड के लिए हुआ, 5 मिनट तक कोई कोल्यूजन नहीं होगा, 5 मिनट के बाद फिर 1 सेकंड के लिए हुआ, फिर 5 मिनट तक कोई नहीं होगा। तो ये टाइम इतना कम है, इसलिए हम इस टाइम को क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे कंक्लूजन इसके डेरिवेशन के। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, इससे रिलेटेड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन देखेंगे टेम्परेचर का, कि कैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को हम रिलेट कर सकते हैं आइडियल गैस, जो काइनेटिक थ्योरी बोलती है उसके बारे में। और आगे देखेंगे, हम आगे जाएंगे, मैक्सवेल के बारे में देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।